हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स के वेक्टर चैप्टर के अंदर। वेक्टर टॉपिक है, बेसिकली चैप्टर तो नहीं है। उसके अंदर एक टॉपिक है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि रिजल्टेंट कैसे निकालना है, तो उसी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एडिशन का मतलब कहने का ये कि अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और उन दोनों को हम लोग ऐड करते तो तीसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो सब कैलकुलेट करने वाले हैं और उसमें हमको पैरेललोग्राम लॉ हेल्प करने वाला है। तो क्या है ये पैरेललोग्राम लॉ, इसको देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड बी, जो कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, टेल टू टेल अटैच्ड हैं। बेसिकली कहने का मतलब है वेक्टर ए यहाँ पे दिया हुआ है हमको और एक वेक्टर बी में भी ये दे रखा है हमको, जो टेल टू टेल अटैच्ड है। ये है, इसका मैग्नीट्यूड ए गिवन है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। और एक वेक्टर है बी मेरे पास जिसका मैग्नीट्यूड बी गिवन है मुझको, और ये टेल है दोनों का जो अटैच है यहाँ पे। अब अगर हमको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना तो कैसे निकालेंगे। हम लोगों ने सीखा था ट्रायंगल लॉ के थ्रू, कि ट्रायंगल लॉ में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक वेक्टर हमको दिया हुआ है यहाँ पर ए और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा फ्रॉम द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बाय डेफिनेशन, वो ये कहता है कि रिजल्टेंट ये होना चाहिए। सही बात है ना, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट। तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। तो सेम आइडिया हम लोग यहाँ पे करेंगे। आपको मैंने बताया था कि हम लोग वेक्टर्स को पैरेलली मूव कर सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करेंगे, ये जो वेक्टर ए लिखा है मैं इसका एकदम एग्जैक्ट पैरेलल कॉपी यहाँ पे बना देता हूँ, लाइक दिस। ये मैंने बना दिया, तो ये भी वेक्टर ए हो जाएगा। तो अब हम लोग फ्रॉम द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग ईजिली कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट होगा इस वेक्टर का वो ये होगा, है ना। सही बात है ना, यहाँ से तक ये होगा इस वेक्टर का रिजल्टेंट। आप एक काम और कर सकते थे यहाँ से, जैसे मैंने ए का कॉपी बनाया है पैरेलल, आप ऐसे बी का भी बना सकते थे सेम आइडिया से। तो देखो ये बन जाएगा, और ये पैरेललोग्राम है, दैट इज़ वाई इस लॉ का नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमको अब आइडिया क्या है, आइडिया ये है हमको कि अगर दो वेक्टर्स गिवन है कुछ इस तरह से, इस सिचुएशन में गिवन है, तो आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग ऑल दो स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ करना सीख जाएंगे यहाँ पे जो फार्मूला आने वाला है। एक दो एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो मान लो ए और बी वेक्टर के बीच में जो गैप है, जो एंगल है हमको दिया, वो थीटा मान लेते हैं। द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स आर थीटा। और ये जो रिजल्टेंट बी वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है, ये मैंने मान लिया कि ये एंगल कितना है, अल्फा एंगल है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अंदर लिख देता हूँ यहाँ पे ए। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि ये जो आर है, रिजल्टेंट है आर, ये वाली लाइन, इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है इस वेक्टर का। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, इसके लिए मैं काम करता हूँ, एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखो आप यहाँ पे, ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। अब सिंस ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों के दोनों थीटा हो जाएंगे। तो अब लेबलिंग कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं मान लेता हूँ, एक काम करते हैं, इसको ले लेता हूँ पी, इसको क्यू लिख देता हूँ, इसको आर, इसको एस, और इसको मान लेते हैं टी है, ठीक है, करेक्ट। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, पी आर टी, इन ट्रायंगल पी आर टी, पी आर इज बेसिकली द हाइपोटेन्यूज, सो पी आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, राइट। पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब पी आर जो है वो कितना है, तो वो दिया हुआ है आर स्क्वायर। पी टी कितना दिया हुआ है, तो पी टी दिया हुआ है पी क्यू प्लस क्यू टी स्क्वायर। सही है यहाँ तक। और टी आर तो टी आर ही लिख देते हैं हम लोग यहाँ से। चलो अब इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो आपको मैंने एक चीज़ और सिखाई थी वेक्टर्स के अंदर, कि प्रोजेक्शंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे वही प्रोजेक्शन ही है, यहाँ पे मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ इधर, देखो सामने। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कितना, ए, ये वाला एंगल था थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो यू कैन फाइंड इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। आपने बस ये ट्राइंगल बनाना है, यहाँ लिख देना है थीटा, ये आर, ये क्वेश्चन मार्क, तो आपको पता है कॉस थीटा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और वहीं से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी आर कॉस थीटा। तो सेम फंडा मैंने यहाँ पे लगा के ए कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। अब एक काम करते हैं, जल्दी से सारी वैल्यूज़ जो जो हमने पता लगाई हैं वो पुट कर देते हैं। तो पी क्यू का वैल्यू कितना था, बी था। क्यू टी कितना है, ए कॉस थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना। और टी आर कितना है, तो टी आर है ए साइन थीटा होल स्क्वायर। अब कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब आपको दिख रहा होगा क्लियरली यहाँ पे कि ये पोर्शन और ये पोर्शन अगर ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर ही बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। ये याद रखना हमको। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन देम है ना, if there are two vectors whose magnitude and the angle between them is given, then you can find the resultant using this formula। आपको जो फॉर्मूला गिवन है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये कितने के बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है। आप यहाँ से निकाल सकते हो। ऑब्वियसली अगर ये दोनों के दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू भी आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, बिकॉज cos 90 जीरो हो जाएगा ना उस वाले केस में। एंगल बिटवीन देम अगर वो 90 होगा तो सीधा आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आप ये लिख सकते हो। ये तो हम लोगों ने निकाल दिया मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब हो गया कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं उसको, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, ठीक है ना। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है यहाँ पे वो क्या है, वो ये है, हमको निकालना है अल्फ़ा। ये जो अल्फ़ा एंगल है ये कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे, तो ये भी सेम ट्राइंगल से निकल जाएगा। फ्रॉम द सेम ट्राइंगल हम लोग बोल देंगे अगेन, जो हमारे पास tan अल्फ़ा आएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन है, आर टी डिवाइडेड बाय बेस। बेस कितना है, पी टी। तो tan अल्फ़ा मस्ट बी इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाय बेस पी टी। आर टी का वैल्यू कितना गिवन है, तो आंसर इज आर टी का वैल्यू गिवन है, ये रहा, देखो ये रहा, ग्रीन से हाईलाइट किया मैंने, ए साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी टी के बदले क्या लिख दूंगा, पी टी के बदले मैं लिख दूंगा यहाँ पे पूरा का पूरा बी प्लस ए कॉस थीटा, बी प्लस ए कॉस थीटा। तो यहाँ से हमको अल्फ़ा वैल्यू भी मिल जाएगी, यानी कि अल्फ़ा कितना हो जाएगा, तो आंसर आएगा tan इनवर्स या फिर आर्क tan, एक ही बात है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको भी आइडिया नहीं है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी यहीं पे एडजस्ट कर लो, आगे चल के हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी सीखेंगे तो उसके अंदर भी आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ऑल दो ये वाला जो पूरा का पूरा वीडियो, जब ये सारी की सारी लिस्ट अपलोड होगी यूट्यूब पे, तब तक आई थिंक मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी अपलोड कर दिया होगा, तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं इसी चैनल पे, आपको वो भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये हो जाएगा बी प्लस ए कॉस थीटा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो एंगल अल्फ़ा है रिजल्टेंट का वो ये है, और जो मैग्नीट्यूड है उस रिजल्टेंट का वो हम लोगों ने ऊपर निकाल के देख लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला जो है ना बिल्कुल यूजलेस है अगर आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद कर लोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो ठीक है, अप्लाई करने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको जो नोटेशंस हैं ए और बी और ये थीटा और अल्फा, इसके साथ बिल्कुल क्लियर रहना है। आप इसको मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते कि आप फिर सोचो मेरा आंसर सही आएगा, ऐसा नहीं होने वाला। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे इस टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ। बाकी के एग्जांपल तो हम लोग जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल वीडियोस के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ले लेते हैं मॉडिफिकेशन के साथ। एग्जैक्टली मुझे नंबर्स याद नहीं है पर ऐसे मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि एक कोई भी प्लेन है जो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस तरह से यहाँ जा रहा है, उसकी स्पीड है मान लेते हैं 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। प्लेन है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ में जा रहा है, और विंड जो है वो ऐसे फ्लो कर रही है, इस तरफ को जा रही है, ये वाला कुछ इस तरीके से, ठीक है। सारे के सारे ये विंड्स हैं जो फ्लो कर रही हैं। एक लाइन ले लेते हैं कोई से भी, हम लोग ये वाला ले लेते हैं लास्ट वाला। इसकी जो स्पीड है ये मान लेते हैं हमको दी हुई है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमसे बोल रहा है फाइंड द रिजल्टेंट डायरेक्शन और द रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द प्लेन। तो ये प्लेन के साथ होगा क्या, सिंपल सी बात है। देखो अगर ऐसे हवा चलेगी ना तो वो प्लेन को क्या करेगी, थोड़ा सा पुश कर देगी राइट साइड को, यानी कि कहीं यहाँ पर ऐसा कुछ, यही है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टू फोर्सेस, टू थिंग्स, जो जिसकी वजह से नया क्या आने वाला है। तो ये नया है वो जो यहाँ पर आ रहा है रिजल्ट, ये रिजल्टेंट है हमारे पास। तो हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं पहले इसको ठीक से लिख देता हूँ ऊपर, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ये एरोप्लेन है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ में जा रहा है। ये विंड है जो फ्लो कर रही है यहाँ पे, जिसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ यानी कि ईस्ट के साथ जो है मान लेते हैं 30 डिग्री गिवन है, और इसकी स्पीड मैंने लिख दी 80 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज़ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। तो ये रिजल्टेंट है हमारे पास। तो अब कैसे काम करेंगे यहाँ पे हम लोग, देखो सिंपल आइडिया। आपको मैंने बोला ना सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ए और बी क्लियरली डिफाइन करना है। आप किसको ए मानने वाले हो किसको बी, ये तो क्लियरली आर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आप एक काम कर लो, इसको आप ए मानो इसको बी मानो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो बी वो है जिसके साथ आपने अल्फा एंगल बनाया था, ठीक है ना। बी कौन है, बी वो वेक्टर है जिसके साथ आपने क्या बनाया था, अल्फा एंगल बनाया था। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको बी बना दिया,
इससे मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, ये वाला एंगल मेरा अल्फ़ा हो जाएगा। अब मैं इसको इजीली कैलकुलेट कर दूंगा। ओवरऑल एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, थीटा। तो थीटा आप बोल दोगे भाई 90 - 30, राइट। वो कितना हो जाएगा, तो आंसर आएगा 60 डिग्री। तो थीटा इज 60 डिग्री। और अब हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट कैलकुलेट कर देंगे आराम से 2 मिनट में। क्या करना है हमको, आर क्या होता है हमारे पास, तो a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा हमारे पास, 80², ये हो जाएगा 200², और ये हो जाएगा 2 × 80 × 200, और ये cos 60। cos 60 होता है कितना, हाफ, तो ये गया 2 से कट यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 6400, ये हो जाएगा 440, और यहाँ से 8 दूनी 16 000, ठीक है। ये आ गया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक। अब इन तीनों को ऐड कर दो, ये कितना दिया हुआ 40,000, और ये दिया हुआ 16,000, 56,000, 62,400 हो गया ये, सही है ना यहाँ से तक। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी रिजल्टेंट स्पीड, ठीक है। 25 जो होता है उसका स्क्वायर होता है 625, तो अप्रॉक्सीमेटली उसके पास, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली 250 km/h के करीब स्पीड आ रही है इसकी, उससे कम ही होगी, ठीक है ना, करेक्ट। तो ये अंदाजे से हमने यहाँ पे देख लिया कितना आ रहा है, एक्यूरेटली आप कैलकुलेट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो आइडिया समझ में आ गया यहाँ पे क्या हुआ है। ये है हम लोगों ने क्या देखा, पैरेललोग्राम। अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है जो टेल से टेल अटैच है, उनके बीच में एंगल पता है आपको, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फॉर्मूला यूज़ करके नेट रिजल्ट या नेट इफेक्ट क्या है उन दोनों इंटरेक्शंस का वो पता लगा सकते हो, जो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। तो कितना आ रहा है ये, 250 km/h आ रहा है। अब अल्फ़ा की बात करें तो tan अल्फ़ा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वही सेम फार्मूला जब हमने ऊपर देखा था। ध्यान देना है जिसके साथ ये एंगल बना रहा है ना वो b है, ये रहा देखो यहाँ पे लिखा है ना इस फॉर्मूले में भी। तो बस अब कुछ नहीं करना, a sin थीटा मैं लिख दूंगा यहाँ पे कितना, a sin थीटा डिवाइडेड बाय b + a cos थीटा। a कितना है हमारे पास यहाँ पे, a का वैल्यू कितना था देखो, a था हमारा 80 और b दिया हुआ 200, तो 80 sin 60 और b दिया हुआ 200 और अगेन 80 cos 60, ये है हमारा tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा sin 60, तो ये 40√3 और ये हो जाएगा 40, सही है ना, बिकॉज cos 60 हाफ होता है, cos 60 हाफ है तो वो 80/2 बन गया। तो ये बन गया 40√3 डिवाइडेड बाय 240, यहाँ से आंसर हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 6। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है किसकी, tan अल्फ़ा की। तो अल्फ़ा कितना होगा, तो अल्फ़ा हो जाएगा tan इनवर्स √3 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है कि नहीं है यहाँ से तक। ये कितने के बराबर होगा अप्रॉक्सीमेटली, देखो भाई हमको ये कैसे, ये अंदाजे से तो ये भी पता लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें भी। अगेन आप नोटिस करोगे तो जो √3 होता है वो होता है 1.73, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 6 लिखा है तो ये 6 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो मैं इसको बोल सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 0.3 है ना। अगर मैं 1.73 को क्या मान लूँ, 1.73 को मैं मान लेता हूँ 1.8, तो 1.8 डिवाइडेड बाय 6, 6 × 3 है ना, तो ये 0.3 आ गया। अब आपको ये नोटिस करना है 0.3 किसके पास आ रहा है। अब हमको क्या पता है, हमको पता है यार कि जो tan 30 होता है वो होता है 1/√3, और मैं कह सकता हूँ √3 डिवाइडेड बाय 3, जो हो जाएगा 1.73 डिवाइडेड बाय 3, है ना, यही है ना, 1.73 डिवाइडेड बाय 3। तो यानी कि ये उसका भी हाफ है, ये उसका भी हाफ है। तो कहने का मतलब होगा कि इसका एंगल जो है वो 30 डिग्री से भी छोटा आने वाला है, लेस देन 30 डिग्री होगा मेरे हिसाब से, 15, 16, 17, 20 डिग्री के करीब आसपास होगा। एग्जैक्टली तो नहीं पता लगा सकते हैं थोड़ी देर में कर करके, पर वो हमारे लिए इतना ज़्यादा कंसर्न यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब का ये जो एंगल आ रहा है अल्फ़ा, ये क्या होगा, लेस देन 30 डिग्री, ये तो कंफर्म सी बात है, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं कि कैलकुलेट करना है हमको एग्जाम में, अंदाज़ा आप लगा सकते हो यहाँ पे। और ये मैंने कैसे अंदाज़ा लगाएं ये सारे एंगल्स को, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाली सीरीज़ में अपलोड करा हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं सारे के सारे कि कैसे हम लोग बिल्कुल पास में लगा सकते हैं अंदाज़ा। कैलकुलस वगैरह का यूज़ करके और एक्यूरेटली निकाल सकते हैं, पर अगेन उससे जो है ना हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा नहीं है कि वो आपसे ये पूछे कि भाई आपको कितने अंदर तक एंगल निकालना आता है, ठीक है। हर किसी के पास एक्सेस होगा कैलकुलेटर का, आप इजीली वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कैसे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के और वैरायटी के लिए और तरह के क्वेश्चन के लिए एक बार ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर हम लोग करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आप ये रिवाइज कर लेना टॉपिक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक को और आगे फर्दर स्ट्रेच करते हुए बाकी की चीज़ें देखेंगे, पॉलीगन लॉ क्या होता है, वो बाकी सारे टॉपिक्स हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।